एक सेकंड के लिए सोचिए, बस इमेजिन कीजिए, आप कल सुबह उठते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आज से आपकी भाषा, आपकी मदर टंग बोलना इलीगल है। स्कूल से, किताबों से, हर जगह से उसे मिटा दिया गया है और उसकी जगह एक ऐसी भाषा थोप दी गई है जिसे आप जानते तक नहीं। आपकी पूरी पहचान, आपका कल्चर, जिससे आप बने हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे छीन लिया गया है। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा? बेबस, हेल्पलेस फील करेंगे? यही सवाल उस कहानी की रूह है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका दी एक्सप्लेनर में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं 1870s के फ्रांस। हम डाइव करने वाले हैं अल्फोंस डॉडेट की लिखी एक ऐसी कहानी में जिसका नाम तो है द लास्ट लेसन, लेकिन जो जिंदगी के कुछ सबसे पहले और ज़रूरी सबक सिखाती है। देखिए, ये सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है, ये कहानी है गलती की, पछतावे की, देशभक्ति की और उस कड़वे सच की कि हमें अक्सर उस चीज़ की कीमत तभी समझ आती है जब वो हमसे हमेशा के लिए छीनने वाली होती है। तो इस पूरी कहानी और उसके गहरे मतलब को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस दौर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हम मिलेंगे हमारे यंग नरेटर फ्रांस से और देखेंगे कि उसका दिन इतना अजीब क्यों था। इसके बाद हम उस ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर शुरू होगा कहानी का असल सबक, हम एम हैमिल के इमोशनल फेयरवेल को देखेंगे और आखिर में हम इस कहानी के असली मतलब और आज के दौर में इसकी रेलेवेंस पर बात करेंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, वॉर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी। देखिए, किसी भी कहानी की गहराई में उतरने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस ज़मीन पर, किस माहौल में पैदा हुई। द लास्ट लेसन अचानक से नहीं लिखी गई थी। इसके पीछे एक जंग थी, एक हार थी और एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर एक फुल स्टॉप लगाकर एक नया पैराग्राफ शुरू कर दिया था। ये टाइमलाइन हमें सीधा उस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में ले जाती है। साल था 1870। यूरोप की दो बड़ी ताकतों फ्रांस और प्रशिया के बीच जंग छिड़ गई। प्रशिया, जिसे उस वक्त के आयरन मैन ऑटो वॉन बिस्मार्क लीड कर रहे थे, उसने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया और इस हार की कीमत फ्रांस को अपने दो सबसे खूबसूरत हिस्से, दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्से और लोरेन, जर्मनी को देने पड़े। सोचकर देखिए, रातों रात आपका देश बदल गया, आपकी नेशनल आइडेंटिटी, आपका झंडा, आपका सब कुछ बदल गया। और जब भी एक कल्चर दूसरे पर हावी होता है ना, तो सबसे पहला वार हमेशा भाषा पर होता है। बर्लिन से यानी प्रेशियन हेडक्वार्टर्स से एक ऑर्डर जारी हुआ, एल्सास और लोरेन के सभी स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया जाए। कल से हर स्कूल में हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ सिलेबस में एक छोटा सा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन की जुबान काटने जैसा था। ये उनकी पहचान पर, उनके वजूद पर एक सीधा हमला था। और इसी ऑर्डर की परछाई में हमारी कहानी शुरू होती है। तो इस बड़े पॉलिटिकल तूफान का एक आम इंसान की, एक छोटे से बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, यही हम देखेंगे अपने अगले सेक्शन में, फ्रांस का अनोखा दिन। हम इस पूरी कहानी को एक स्कूल के बच्चे की नज़रों से देखते हैं जिसका नाम है फ्रांस। उसके लिए ये एक और आम सा दिन था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए छपने वाला था। फ्रांस की सुबह, टू बी ऑनेस्ट, हम सब की स्कूल की सुबह जैसी ही थी। वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, ऊपर से उसे अपने टीचर मिस हामल से बहुत डर लगता था, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मिस हामल ने आज ग्रामर के एक टॉपिक पार्टिसिपल्स पर टेस्ट लेने को कहा था और फ्रांस को उसका पी तक नहीं आता था। एक पल के लिए तो उसके मन में स्कूल बंक करने का ख्याल भी आया। दिन इतना अच्छा था, धूप खिली थी, चिड़िया चहचहा रही थी। ये सब उस बोरिंग पार्टिसिपल्स के रूल से तो लाख गुना बेहतर था। वो एक आम बच्चा था जिसे पढ़ाई से भागना था और खेलकूद में मस्त रहना था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो स्कूल की तरफ भागने लगता है। रास्ते में टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की बहुत भीड़ जमा है। पिछले 2 सालों से, जब से जंग शुरू हुई थी, इस बुलेटिन बोर्ड से कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। हारी हुई लड़ाइयों की खबर, आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती के ऑर्डर्स, सारी बुरी खबरें यहीं से मिलती थीं। भीड़ देखकर फ्रांस के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अब क्या हो गया होगा? ये पहला संकेत था कि आज का दिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जब फ्रांस अपने स्कूल के पास पहुंचता है तो उसे एक और अजीब चीज महसूस होती है, खामोशी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो गली तक शोर गूंजता था, डेस्क्स के खुलने बंद होने का शोर, बच्चों के एक साथ लेसन रिपीट करने की आवाज। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की सुबह हो, और ये खामोशी शोर से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। डरते डरते फ्रांस क्लास के दरवाजे पर पहुंचता है। वो पूरी तरह तैयार था कि एम हैमिल उस पर चिल्लाएंगे, लेकिन अजीब बात है,
एम हैमिल ने बहुत प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। पर तभी फ्रांस की नज़र अपने टीचर के कपड़ों पर जाती है। एम हैमिल ने अपना खास हरा कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ प्राइज डे या इंस्पेक्शन वाले दिन ही पहनते थे। ये तीसरा संकेत था। ऐसा क्या खास था आज? और फिर फ्रांस को वो दिखता है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। क्लासरूम की आखिरी बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, आज भरी हुई थी। लेकिन वहां बच्चे नहीं थे, वहां गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। वहां ओल्ड हॉजर थे, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे और भी कई लोग। और सबके चेहरे बहुत उदास थे। एक बच्चे के लिए अपने क्लासरूम में गांव के सभी बड़ों को इस तरह शांत और दुखी बैठे देखना बहुत कंफ्यूजिंग था। बुलेटिन बोर्ड की भीड़, स्कूल की खामोशी, टीचर के स्पेशल कपड़े और अब ये बुजुर्ग, ये सारे अजीब इशारे एक अनजाने तूफान की तरफ बढ़ रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं उस पल पर जहां सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे, जहां ये सारा सस्पेंस खत्म होने वाला था। यह है हमारा अगला सेक्शन, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। स्टोरी में इसे द थंडर क्लैप मोमेंट कहा गया है, यानी वो पल जब एक खबर आसमान से बिजली की तरह गिरती है और सब कुछ हिलाकर रख देती है। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बहुत गंभीर होकर बैठते हैं और उसी शांत आवाज में जिससे उन्होंने फ्रांस का स्वागत किया था कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे नए मास्टर कल आ जाएंगे। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। ये शब्द फ्रांस के लिए एक ठंडक क्लैप थे, आसमानी बिजली की तरह। एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया। तो बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर लगी थी, तो इसीलिए गांव के लोग इस आखिरी सबक को अलविदा कहने, उसे सम्मान देने आए थे। और इसीलिए एम हैमिल ने आज अपने संडे बेस्ट, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। हर अजीब चीज का, हर इशारे का मतलब अब उसकी समझ में आ चुका था। और उस सच की बिजली के साथ ही फ्रांस के अंदर पछतावे का एक समुंदर उमड़ पड़ता है। उसे पहली बार अपनी फ्रेंच की किताबों के लिए, अपनी भाषा के लिए एक गहरा दुख महसूस होता है। वो सोचता है कि कैसे वो हमेशा पढ़ाई से भागता था, क्लास बंक करके चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। जो किताबें अभी थोड़ी देर पहले उसे बोझ लग रही थीं, अब उसे पुराने दोस्त लगने लगी थी जिनसे वो कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। और एम हैमिल, जिनके डंडे से वो इतना डरता था, अब उसे उनके लिए भी बुरा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी नफरत, सारा डर एक पल में पिघलकर अफसोस और सम्मान में बदल गया था। इस थंडरक्लैप के बाद जो लेसन शुरू हुआ वो फ्रेंच ग्रामर या राइटिंग का लेसन नहीं था। अब असली लेसन शुरू हुआ था। ये लेसन था जिम्मेदारी का, अपनी गलती मानने का और अपनी पहचान के असली मतलब को समझने का। ये आखिरी लेसन उन सबकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बनने वाला था। हामिल अब सीधा उस सच पर वार करते हैं जिसे सब जानते थे पर शायद मानते नहीं थे। वो कहते हैं, एल्सास के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये हर चीज़ को कल पर टाल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप बाहर वाले यानी प्रशंस आकर हंसेंगे। वो हमसे कहेंगे, क्या तुम खुद को फ्रेंच करते हो, पर तुम्हें अपनी ही भाषा न ठीक से बोलनी आती है और न लिखनी? ये सवाल सिर्फ फ्रांस से नहीं था, ये वहाँ बैठे हर एक शख्स से था। ये एक आईना था जो उन्हें उनकी लापरवाही की असली सूरत दिखा रहा था। लेकिन एम हैमिल इसका दोष सिर्फ बच्चों पर नहीं डालते। वो इस हार की, इस लापरवाही की जिम्मेदारी सब में बांटते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। वो चाहते थे कि तुम खेत में या फैक्ट्री में काम करो ताकि घर में थोड़े और पैसे आ सकें। और फिर एम हैमिल एक बहुत हिम्मत का काम करते हैं। वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं, और क्या इसमें मेरी गलती नहीं है? क्या मैंने तुम्हें कभी अपने फूलों में पानी देने नहीं भेजा? और जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी? ये एक टीचर की तरफ से आई हुई बहुत बड़ी ईमानदारी थी, जहां वो सबके सामने अपनी गलती मान रहे थे। इसके बाद एम हैमिल फ्रेंच भाषा के सम्मान में एक बहुत पैशनेट स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। वो लोगों से अपील करते हैं कि इस भाषा को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखें, इसे कभी ना भूलें, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक एक गुलाम कौम अपनी भाषा से मजबूती से जुड़ी रहती है, तब तक ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, भाषा आज़ादी की उम्मीद है, पहचान की निशानी है। और अब हम कहानी के सबसे भावुक, सबसे इमोशनल हिस्से में दाखिल होते हैं। एम हैमिल का अलविदा। ये सिर्फ एक टीचर का फेयरवेल नहीं था, ये एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत था।
ये उन आखिरी पलों की दास्तान है जो बहुत भारी और जज्बातों से भरे हुए थे। सोचिए, एम हैमल ने पूरे 40 साल अपनी पूरी जिंदगी इसी एक स्कूल में, इसी एक क्लासरूम में बिता दी थी। हमेशा एक स्ट्रिक्ट टीचर की छवि में रहने वाले एम हैमल का देशभक्त रूप आज सबके सामने था। फ्रांस सोचता है कि 40 साल से ये आदमी यही हैं। क्लास के डेस्क घिस गए हैं, बाहर गार्डन में अखरोट के पेड़ जो एम हैमल ने खुद लगाए थे अब कितने बड़े हो गए हैं। ऊपर के कमरे से उनकी बहन के सामान पैक करने की आवाज़ आ रही है। कल उन्हें अपना देश हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। और फिर वो पल आ ही जाता है। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और ठीक उसी पल प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देती है जो ड्रिल करके वापस लौट रहे थे। उनकी आवाज़ क्लास की खिड़कियों के ठीक नीचे से आती है। ये आवाज़ एक ऐलान थी। ये ऐलान था कि वक्त ख़त्म हो गया। ये ऐलान था कि फ्रेंच का राज ख़त्म हो गया। ये ऐलान था कि ये आखिरी लेसन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ट्रम्पेट्स की उस आवाज़ के साथ एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। फ्रांस को वो उस दिन इतने लंबे, इतने ऊंचे कभी नहीं लगे थे। वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मेरे दोस्तों, लेकिन उनका गला भर जाता है। जज्बात उनकी आवाज़ पर हावी हो जाते हैं। वो आगे बोल नहीं पाते। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो दीवार से अपना सर टिका लेते हैं और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। ये उनका आखिरी खामोश लेकिन सबसे ताकतवर संदेश था। तो मॉन हैमल का स्कूल तो उस दिन खत्म हो गया, लेकिन उनका सबक आज भी जिंदा है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इस कहानी का असली मतलब क्या है। हमें सोचना होगा कि 1870s में लिखी गई ये कहानी आज भी इतनी ज़रूरी, इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों आज भी दुनिया भर के स्कूल्स में से पढ़ाया जाता है। देखिए, इस कहानी से हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये एक फैंसी टर्म है जिसका मतलब है अपनी भाषा को दूसरों से ऊपर समझना और उसे ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपना। ये कहानी दिखाती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा थीम है पछतावे का दर्द। फ्रांस, गांव वाले, एम हैमल सब पछता रहे थे। ये हमारी फितरत है कि हम चीज़ों की, रिश्तों की और अपनी भाषा की कदर तभी करते हैं जब वो हमसे दूर जाने लगती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट थीम है देशभक्ति और पहचान। ये कहानी बताती है कि असली देशभक्ति सिर्फ झंडे लहराना नहीं है। असली देशभक्ति अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और सबसे ज़रूरी अपनी भाषा को प्यार करने और उसे जिंदा रखने में है। और इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। हम अपनी भाषा को, अपनी मदर टंग को कितनी अहमियत देते हैं? क्या हम कभी उससे बोलने में शर्म महसूस करते हैं क्योंकि वो कूल नहीं है? क्या हमने भी फ्रांस और उसके गांव वालों की तरह अपनी भाषा को ठीक से सीखना कल पर टाल दिया है? द लास्ट लेसन एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये एक आईना है, एक वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी भाषा हमारी विरासत है, हमारी ताकत है और हमारी पहचान की वो चाबी है जिसे हमें कभी खोना नहीं चाहिए। इस पर गर्व कीजिए। थैंक यू।